नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर भारतीय नौसेना से संबंधित है। भारतीय नौसेना के सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र को राष्ट्रीय सामुद्रिक परिक्षेत्र जागरूकता यानी नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों की 12वीं बरसी पर सरकार ने नौसेना के सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र यानी IMAC को NMDA यानी नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के रूप में अपग्रेड करने की इच्छा प्रकट की है। आपको बता दें कि IMAC को वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। ये समुद्री सुरक्षा सूचना के एकत्रीकरण और प्रसार के लिए एक नोडल केंद्र है। ये गुरुग्राम में स्थित है और नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। ये हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरने वाले केवल असैन्य या वाणिज्यिक पोतों की निगरानी करता है, जिसे व्हाइट शिपिंग के रूप में जाना जाता है। व्हाइट शिपिंग का मतलब है वाणिज्यिक असैन्य व्यापारिक पोतों की आवाजाही और पहचान पर पूर्व सूचना का विनिमय। अब NMDA सभी प्रकार के पोतों जिसमें कि सैन्य और असैन्य दोनों शामिल हैं, इनकी निगरानी करेगा। NMDA सुरक्षा, संरक्षा, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण को प्रभावित करने वाली वैश्विक सामुद्रिक क्षेत्र से संबंधित किसी भी घटना की प्रभावी समझ उत्पन्न करेगा। आइए अब 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद तटीय सुरक्षा के लिए की गई अन्य पहलें भी जानते हैं। आतंकवादी अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की स्थापना की गई है। भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के साथ त्रिस्तरीय सुरक्षा ग्रिड को स्थापित किया गया है। इसके द्वारा भारत के निकटवर्ती समुद्र में संयुक्त रूप से गश्त की जाती है। अज्ञात पोतों की घुसपैठ को रोकने के लिए और संपूर्ण समुद्र तट की निगरानी के लिए नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम का गठन किया गया है। दरअसल भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है और श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और खाड़ी देशों तक इसकी भौतिक निकटता सीमा पार आतंकवाद के प्रति इसकी सुभेद्यता में वृद्धि करती है। अगली खबर खाद्य एवं कृषि से संबंधित है। हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने खाद्य और कृषि की स्थिति रिपोर्ट यानी स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2020 जारी की है। FAO की रिपोर्ट में कृषि में जल की कमी की व्यापकता और प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या पर नए अनुमान प्रस्तुत किए हैं। आइए अब इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। केवल कृषि में ताजे जल और वर्षा जल के अधिक उत्पादक और सतत उपयोग को सुनिश्चित करके सतत विकास लक्ष्य के संकल्पों को अभी भी प्राप्त किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण विश्व में कृषि में ताजे जल का लगभग 70% भाग उपयोग होता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि लगभग 11% वर्षा आधारित कृषि भूमि और 14% चरागाह भूमि में गंभीर आवर्ती सूखे की घटना घटित होती है, जबकि 60% से अधिक सिंचित कृषि भूमि अत्यधिक जलाभाव से ग्रस्त है। FAO की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशकों में उपलब्ध स्वच्छ जल के संसाधनों में कमी आई है, जो विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति 20% से अधिक है। विश्व भर में लगभग 1.2 बिलियन लोगों ने उच्च स्तर के जल की कमी का सामना किया है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जनसंख्या वृद्धि जल की कमी का एक प्रमुख चालक है और सामाजिक आर्थिक विकास ने अधिक जल वाले खाद्य पदार्थों के सेवन को बढ़ावा दिया है। यदि इस समस्या को लेकर कुछ मुख्य सुझावों की बात की जाए तो इनमें शामिल है जलाभाव की समस्या के निवारण के लिए जल लेखांकन और लेखा परीक्षण किसी भी प्रभावी रणनीति का आधार होना चाहिए। इसके अलावा जल प्रबंधन प्रथाओं का पालन सर्वोत्तम कृषि विज्ञान संबंधी प्रथाओं के साथ संयोजित होना चाहिए। जल संचयन और संरक्षण में निवेश होना चाहिए और संधारणीय सिंचाई प्रणालियों में सुधार और उनका आधुनिकीकरण करना चाहिए। अगली खबर भूमि प्रबंधन से संबंधित है। संधारणीय पीठभूमि प्रबंधन भावी महामारियों की रोकथाम कर सकता है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार पीठभूमि जैव विविधता से समृद्ध होती है, जिसमें कई संभावित कशेरुकी और अकशेरुकी जीव या रोग के वाहक पाए जाते हैं। चूँकि उन्हें उच्च स्तर के पर्यावास विघटन जैसे वन्य या मानव जनित आग आदि का सामना करना पड़ा है, जो संभावित पशुजन्य यानी जूनोटिक संक्रामक रोगों के लिए अधिक उपयुक्त परिस्थिति थी। उदाहरण के लिए वर्ष 1976 में इबोला का पहला मामला पीठभूमि क्षेत्र से ही था।
तथा HIV एड्स महामारी के प्रसार के लिए भी कोंगो में पीठभूमि को उत्तरदायी माना गया था। इसीलिए पीठभूमि के सतत प्रबंधन से पशुजन्य रोगों से उत्पन्न भविष्य की महामारी के प्रसार को रोका जा सकता है। आइए संक्षेप में पीठभूमि के बारे में जानते हैं। पीठभूमि स्थलीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिनमें जल भराव की स्थिति पादप सामग्री को पूर्ण रूप से विघटित होने से रोकती है, जिससे कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन इसके अपघटन की तुलना में ज्यादा होता है। इस वजह से पीठ का शुद्ध संचय होता है। ये सामान्यतः ध्रुवों की ओर तथा उच्च तुंगता पर स्थायी तुषार भूमि क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के नीचे और बोरियल वनों में पाई जाती है। पीठभूमि वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करने, सुरक्षित पेयजल प्रदान करने, बाढ़ के जोखिम को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। पीठभूमि सबसे बड़ा प्राकृतिक स्थलीय कार्बन भंडार है। क्षतिग्रस्त पीठभूमि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है, जिससे वार्षिक स्तर पर वैश्विक मानव जनित CO2 उत्सर्जन का लगभग 6% निर्मुक्त होता है। अगली खबर कृषि से संबंधित है। नेफेड 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन की योजना के तहत मधु किसान उत्पादक संगठनों का निर्माण करेगी। दरअसल मधु FPO कार्यक्रम का उद्घाटन 5 राज्यों में मधुमक्खी पालकों और मधु संग्रहकर्ताओं के लिए सहकारी कार्यक्रम के रूप में किया गया था। मधु FPOs वैज्ञानिक रीति से मधुमक्खी पालन में कौशल उन्नयन और मधु और संबद्ध उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए अत्याधुनिक ढांचागत सुविधाओं की स्थापना करने में सहायता करेंगे। इन FPOs से राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और मधु मिशन को लाभ प्राप्त होगा। इसे कृषि मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी नेफेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 10,000 FPOs योजना के गठन और संवर्धन के तहत आरंभ किया गया था। ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जिसे FPOs को आगामी 5 वर्षों के लिए समर्थन द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बजट 2019-20 में घोषित किया गया था। FPOs किसानों के सामूहिक संगठन होते हैं, जो किसानों की उत्पादन एवं विपणन शक्ति का सामूहिक रूप से लाभ उठाने के लिए उनको संगठित करने और उनकी क्षमता का निर्माण करने के लिए कार्य करते हैं। आइए अब जानते हैं भारत में मधुमक्खी पालन की स्थिति के बारे में। कृषि एवं खाद्य संगठन के अनुसार मधु उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है। भारत में मधुमक्खी पालन अत्यधिक अविकसित और असंगठित क्षेत्र में अधिकांशतः ग्रामीण एवं जनजातीय जनसंख्या के बीच प्रचलित है। मधुमक्खी पालन को अपनाने से बेरोजगार महिलाओं और जनजातीय जनसंख्या की आजीविका में वृद्धि हो सकती है। अगली खबर भारत और पड़ोसी राज्यों के संबंधों के बारे में। भारत द्वारा अपने पड़ोस को विस्तारित करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। तत्काल और विस्तारित पड़ोस में भारत के रणनीतिक लक्ष्यों के अनुसरण में रक्षा मंत्री ने अपने वियतनामी समकक्ष के साथ वार्ता की। विदेश मंत्री सेशेल्स पहुंचे। विदेश सचिव ने नेपाल में कई नेताओं से भेंट की और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने श्रीलंका की यात्रा की। भारत ने सेशेल्स के अजम्पशन आइलैंड पर परियोजना के लिए भी प्रयास किए हैं, जो भारतीय नौसेना को पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र की ओर अपनी पहुंच में एक बढ़त प्रदान करेगी। विस्तारित पड़ोस की अवधारणा में भारत को अन्य क्षेत्रों से जोड़ना शामिल है, जो आवश्यक रूप से सीमाओं को तो साझा नहीं करते हैं, परंतु सांस्कृतिक, नागरिक या आर्थिक संबंध साझा करते हैं। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के देश, पूर्वी अफ्रीका के तटवर्ती देश, खाड़ी क्षेत्र के देश, मध्य अफ्रीका क्षेत्र में अफगानिस्तान और साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया के देश शामिल हैं। विस्तारित पड़ोस और इंडियन ओशन रिम का महत्व। जैसा कि चीन ने बुनियादी ढांचे और सुरक्षा परियोजनाओं के माध्यम से विस्तारित पड़ोस में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, ऐसे में भारत को ऐतिहासिक संबंधों का निर्माण करने और आर्थिक एवं प्रवासी संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हिंद महासागर के तटवर्ती देश भारत के समक्ष अंतर्देशीय और अपतटीय दोनों प्रकार की सुरक्षा चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। इन देशों में स्थिरता, शांति और आर्थिक समृद्धि भी क्षेत्र में साझा विकास के कारण भारत की समृद्धि में योगदान करती है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज यानी कोर क्षेत्रक उद्योग। अक्टूबर महीने में भारत के 8 कोर क्षेत्रों के उत्पादन में 2.5% की गिरावट दर्ज की गई। 8 कोर क्षेत्रक के उद्योग उच्चतम से निम्नतम भारांश के क्रम में रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक हैं। ये 8 उद्योग व्यापक अर्थव्यवस्था के संचालन में आवश्यक बुनियादी और मध्यवर्ती घटक हैं। इसलिए इनके प्रदर्शन का मानचित्रण अर्थव्यवस्था की स्थिति की एक बुनियादी समझ प्रदान करता है।
कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, जिसने हाल ही में चक्रवात निवार के विरुद्ध चक्रवात संरक्षण तंत्र को सक्रिय किया है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित देश के परिचालित परमाणु संयंत्रों में से एक है। ये भारत में प्रथम स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। इसमें 170 मेगावाट के 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं। भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये विभिन्न संबंधित मंत्रालयों द्वारा की गई विविध जलवायु पहलों पर एकल बिंदु सूचना स्रोत यानी सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स होगा। इससे जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को हल करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकार द्वारा किए जा रहे सभी प्रमुख उपायों के बारे में नागरिकों के बीच ज्ञान का प्रसार करने में सहायता प्राप्त होगी। इस पोर्टल के प्रमुख घटक होंगे भारत की जलवायु प्रोफाइल, राष्ट्रीय नीतिगत रूपरेखा, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताएं आदि। राष्ट्रीय अंगदान दिवस। ये भारत में अंगदान के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए प्रयास के रूप में मनाया जाता है। अंगदान के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें हैं राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य मृतकों के अंगदान को बढ़ावा देकर जरूरतमंद नागरिकों की जीवन परिवर्तनकारी प्रत्यारोपण तक पहुंच को बेहतर बनाना है। और दूसरा है राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन यानी नोटो, नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये मृतक व्यक्तियों से अंगदान को बढ़ावा देने की गतिविधियों के संपादन के लिए मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011 के तहत अधिदेशित है। विज्ञान में लैंगिक समता के लिए भारत का प्रयास। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के तहत महिलाओं के नामांकन एवं महिला संकाय और वैज्ञानिकों के करियर की उन्नति के आधार पर संस्थानों की ग्रेडिंग की एक प्रणाली को शामिल कर रहा है। भारत वर्ष 2015-16 में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में महिलाओं की हिस्सेदारी 14.71% थी। ये अवधारणा यूनाइटेड किंगडम के एथेना स्वान कार्यक्रम से प्रेरित है। एथेना स्वान वैज्ञानिक महिला शैक्षणिक नेटवर्क है। एथेना स्वान चार्टर एक मूल्यांकन और प्रत्यायन कार्यक्रम है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में लैंगिक समता को बढ़ावा देता है और चिकित्सा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग। हाथरस मामले के सभी उपयुक्तों का BEOSP यानी ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग परीक्षण किया जाएगा। ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग को ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। ये पूछताछ का एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल तरीका है जिसमें आरोपियों की अपराध में उनकी भागीदारी की जांच उनके मस्तिष्क की प्रतिक्रिया का अध्ययन करके की जाती है। ये एक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के माध्यम से की जाती है जिसे मानव मस्तिष्क के विद्युत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद के अनुसार नार्को विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग परीक्षणों के लिए किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जा सकता है और परीक्षणों के परिणामों को भी एकमात्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT को अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स यानी IEEE द्वारा एक माइलस्टोन सुविधा के रूप में चुना गया है। ये पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा संचालित है जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हिस्सा है। GMRT एक निम्न आवृत्ति वाली रेडियो वेधशाला है जो कि निकटवर्ती सौर मंडल से लेकर अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के छोर तक विभिन्न प्रकार की रेडियो खगोल भौतिकी समस्याओं की जांच के लिए स्थापित की गई है। IEEE माइलस्टोन कार्यक्रम महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करता है जिनका वैश्विक या क्षेत्रीय प्रभाव होता है। लिंगायत। कर्नाटक सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची में लिंगायत समुदाय को शामिल करने की योजना को स्थगित कर दिया है। लिंगायत समुदाय दक्षिण भारत में एक हिंदू संप्रदाय है जो शिव की एकमात्र देवता के रूप में आराधना करते हैं। ये 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर के अनुयायी हैं जो जाति व्यवस्था और वैदिक अनुष्ठानों के विरोधी थे। उन्हें वीर शैव लिंगायत नामक एक हिंदू उपजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लिंगायतों ने आगे स्वयं को हिंदू वीर शैवों से अलग कर लिया था क्योंकि वीर शैवों ने वेदों का पालन किया था और जाति व्यवस्था का समर्थन किया था, जबकि बसवेश्वर इसके विरोधी थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए और मास्क पहनिए। नमस्कार।